खाने को नहीं लाले मिलेंगे तो पता लगा कि माँ बाप ही अपने बच्चे को बेच रहे हैं, कोई महिलाओं को बेच रहा है, कोई पति को बेच रहा है, कोई लड़के को बेच रहा है। तो बीइंग ए कॉमन मैन अब इस प्रोसेस को समझे कैसे, उसको अवॉइड कैसे करें कि भी कौन ये सामने वाला ट्रैफिकर हो सकता है हमारे लिए? Because ये बड़ा मुश्किल है। देखिए, ट्रैफिकर कौन हो सकता है समझना बड़ा मुश्किल होता है। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब ट्रैफिकर, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, तो आपके सिर्फ डिजिटल स्पेस में बैठ के ही नहीं आपको देख रहा है, वो पूरा का पूरा फिल्टर करके ढूंढ रहा है आपको, बल्कि इनफैक्ट उसके लोग भी चारों तरफ घूम रहे हैं। तो मतलब बिल्कुल कैद थे वो, 9 महीने के लिए वो महिला कैद। बच्चा डिलीवर हुआ, चुपचाप उठाया, टी गार्डन वापस छोड़ दिया, उस बच्चे का चेहरा तक नहीं देखा। Good morning, good afternoon, good evening friends. This is your host Naveen Kumar Verma and welcome to the Alpha People. आज के इस पॉडकास्ट में हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करने वाले हैं, जो कि है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। हम इस पॉडकास्ट में समझेंगे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्या है, किस किस टाइप की ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आम तौर पर कौन लोग शिकार होते हैं। और इन सब अहम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं IPS वीरेंद्र मिश्रा जी, ऑल द वे फ्रॉम मध्य प्रदेश। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वीरेंद्र सर, द अल्फा पीपल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, कैसे हैं? आई एम गुड, थैंक यू सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला। वी नो दैट योर शेड्यूल इज फुली पैक्ड, बट वी आर वेरी ओब्लाइज्ड कि आप आए हैं। आप अपने वैल्यूएबल टाइम से टाइम देंगे, थोड़ी नॉलेज देंगे, थोड़े इन्फॉर्मेशन देंगे। सो थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इनफैक्ट हो सकता है कि इस तरीके से जो मैं विषय जिसकी चर्चा करूँगा तो दूर दूर तक बात जाए। डेफिनेटली सर, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। सो वी वांट टू नो मोर अबाउट दैट टॉपिक। वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक इन सम फ्यू मिनट्स, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू नो कि जो आपकी जर्नी फ्रॉम अ स्मॉल सिटी टू बीइंग ए IPS ऑफिसर, सो हाउ वाज दैट जर्नी? ठीक है, जर्नी वाज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आज बल्कि इनफैक्ट मैं जब इंटरेक्ट कर रहा था TEDx टॉक पे, तो मैं यही लोगों को बता रहा था कि आप अपनी ट्रैजेक्टरी, ज़िंदगी की ट्रैजेक्टरी के बारे में ज़्यादा चिंता ना किया करें। और नहीं करने की ज़रूरत इसीलिए क्योंकि मैंने एग्जाम्पल अपना ही दिया कि आपको पता नहीं है कि अगला मोमेंट नहीं पता है, तो ज़िंदगी कैसे आप पहले अभी से ही सोचने लगते हो कि आगे करना यही है और यही होना चाहिए। एग्जैक्टली वो सब नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक तो आई वॉज स्टडिंग हियर इन पंजाब, धारीवाल उलन मिल्स में फादर थे, एंड मैंने स्कूलिंग मेरी गुरदासपुर की थी। कॉलेज DAV जलंधर फर्स्ट ईयर था, उसके बाद में 3 साल मेरा DAV अमृतसर में था। बट एट दैट टाइम परहैप्स लाइक तब ग्रेजुएशन में BSc का 2 साल का हुआ करता था। ओके, उन दिनों में तो फाइनल ईयर में आफ्टर जस्ट एग्ज़ाम्स, पेपर ख़त्म हुए थे, प्रैक्टिकल थे, 2 दिन बचे हुए थे, उसी समय पे फादर पास्ट अवे। तो उनका कार्डियक अरेस्ट हुआ एंड ही पास्ट अवे। तब हम लोग ये सोचे थे कि हमको एग्ज़ाम मतलब प्रैक्टिकल दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। लोगों ने जो साथ थे हमारे, तो उन्होंने काफ़ी प्रेरित किया, एंड वी अपियर्ड फॉर दिस थिंग प्रैक्टिकल एग्जाम्स, एंड देन वी मूव्ड टू बनारस एंड फ्रॉम देयर टू बिहार। तो अगर देखा जाए फैक्चुअली तो बिहार में जाना पहली बार तरीके से हो रहा था, मतलब रहने के लिए। तो वैसे छुट्टियों में 10 दिन चले गए, 2 साल 3 साल में एक बार, तो बस वही खाली बिहार का एक्सपोजर था। तो उस टाइम पे पहली बार गया, एंड ऑल फ्रॉम लाइक पंजाब में 10 साल रहने के बाद बिहार गए, तो कल्चरल डिफरेंस था, सब कुछ डिफरेंस था, लैंग्वेज वॉज डिफरेंट। और तब 18 साल का मैं हुआ करता था, स्टेपिंग इनटू 19, एंड नोबडी वाज अर्निंग। तो जब वहाँ पहुँचे तो फिर बड़े ब्रदर थे, ही वॉज अपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज दोज डेज। ओके, तो उनका ये हुआ कि भाई मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि घर में देयर वाज नो ब्रेड अर्नर, तो मैं पढ़ाई छोड़ के मैं नौकरी कर लेता हूँ। तो दैट टाइम ही वाज ऑफर्ड सम क्लरिकल जॉब और समथिंग। धारीवाल से भी शायद ऑफर एक आया था, और भी कुछ लोगों ने ऑफर किया था। तो ये बात हुई कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो बट माई मदर वॉज वेरी एडमेंट, शी सेड नो, यू शुड कंटिन्यू विद योर प्रिपरेशन। तो ये डिसाइड हुआ कि भाई कमाएगा कौन। तो फिर माँ के साथ में बीच वाले जो ब्रदर हैं, बिकॉज इज लिटिल इमोशनल, सो डिसाइडेड दैट ओके यू गो एंड स्टे विद माँ। ही स्टेड इन भागलपुर, और मैंने पटना में जाके 18-19 साल की उम्र में MR का काम किया था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, नॉट नोइंग व्हाट बिहार इज, नॉट नोइंग द कल्चर इन अ प्रॉपर सेंस, एंड किया 1 साल के करीब काम किया। और एज
गॉड विलिंग एंड एज लक वुड हैव इट, तो ब्रदर गॉट इनटू IPS, तो 90 बैच में वो सेलेक्ट हो गए। ओके। तो वो सेलेक्ट हो गए तो फिर ट्रैजेक्टरी चेंज हुआ हम लोगों का। ही सेड कि कम ऑन यू शुड अपीयर नाउ। तो हम लोग फिर दिल्ली आ गए, दिल्ली में तैयारी करना शुरू कर दी। और दिल्ली में शुरू करते वक्त 2 बार मैंने UPSC सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिया, UPSC का, लैंडेड अप इन स्टेट सर्विसेज इन 95। सो दिस इज़ व्हाट द जर्नी इज़। और नौकरी में आ गए तो फिर नौकरी के बाद में भी समय के साथ में बहुत चीज़ बदला। मुझे एकेडमिक्स में शौक़ था तो लिखना शुरू किया। फिर पहले तो मैं ग्रेजुएट था, मेरी वाइफ जो है मेरी बैचमेट हुआ करती थी वो उस टाइम में PhD कर रही थी, तो PhD उसका ख़त्म होने वाला था और मैं सिंपल ग्रेजुएट और हम डेटिंग कर रहे थे। तो ये लगा कि यार आप सॉरी कि आप तो रह जाएंगे, पढ़ने का शौक़ तो था ही। तो मैंने कहा यार कि जब वो कर रही है PhD तो चलो मैं भी मास्टर्स तो कर लूँ कम से कम। I did my master's and I did my master's in sociology after getting into the job. Okay. And then I did my PhD in psychology. Sociology masters, graduation BSc science, PhD psychology. Then I first wrote my book on community policing, पहले short story book, then community policing पे published by international publisher Sage. फिर कम्युनिटी पुलिसिंग के बाद में थोड़ा इंट्रोड्यूस हो गया मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ, तो पहली किताब फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग लिखी, 4 किताबें ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे हो गई। लास्ट बुक जो है वो ट्रांसजेंडर का है। इतना रिसर्च करने के बाद में मन हुआ कि फ़िक्शन लिखा जाए, तो अब 4 फिल्म स्क्रिप्ट्स लिख लिए, एक वेब सीरीज़ लिख लिया। तो कहने का मतलब है कि ज़िंदगी में आप तय नहीं कर सकते कि क्या करने वाले क्या नहीं। यू शुड गो विद द फ्लो, लेट पैशन, यू लिव योर पैशन, द डायरेक्शन इज गोइंग टू कम। सर एक क्वेश्चन है कि बीइंग ए IPS ऑफिसर इतना टाइम मिल गया कि आपको स्क्रिप्टिंग, PhD, बुक्स लिखना? कहा जाता है कि समय नहीं है, वही समय में सब कुछ हो जाता है। अगर नहीं निकालना चाहे तो 24 घंटे में से 1 मिनट नहीं निकलता है, अगर निकालना चाहे तो समय निकल जाता है। मैं ब्रेक्स में काम करता हूँ थैंकफुली। मैं मतलब बैठे बैठे कहीं कुछ करते हुए लिख सकता हूँ मैं। वो चलता है, दैट इज़ व्हाट इट इज़। जैसे कि बड़ा इंटरेस्टिंग एक कहानी हम बताएं कि 5-6 दिन पहले मैं चंडीगढ़ आया हुआ था अभी, पुलिस की ही एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, तो उसमें साइबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे बात कर रहा था। तो चलते चलते वो एक महिला जो गाड़ियों के सामने आके बैलून बेचती हैं, प्लास्टिक का बैलून जो बेचते हैं, आजकल हाथी का रूप है, आकार है, वो सब आता है, बड़ा अच्छा आपने देखा होगा। यस। तो वो बेचते हुए और खड़खड़ाया उसने। तो जैसे ही खटखटाया उसने, तो खटखटाने के बाद में खिड़की मैंने उसको देखा, और देखने के बाद में मुझे अचानक मेरा मन दिल्ली चला गया। और दिल्ली में मुझे याद है कि न्यू मोती बाग के नीचे जब ऐसे ही बैलून्स बेचते हैं तो बगल में आपके उनके जो बच्चे होते हैं वो ज़मीन पे मिट्टी पे खेल रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर वो बच्चा मैं हूँ और मेरी माँ अगर ऐसे बेच रही है तो मेरे दिमाग में क्या क्या आएगा, ये सोच के मैंने एक छोटा सा एक पीस लिख दिया। वो जो आधे घंटे का जो डिस्टेंस था एक जगह से दूसरी जगह वेन्यू जाने में, उसके बीच में और कहीं रुक के फिर वापस जो लौट रहा था, दैट मस्ट बी लाइक 45 मिनट्स। तो व्हाट्सएप पे ही बैठ के मैंने अपना ही नाम से एक और क्रिएट किया हुआ अपना ही अकाउंट, तो उसी में बैठ के मैंने पहली बार ज़िंदगी में हिंदी में मैंने कहानी लिखी। तो वो लिखने के बाद में उसको पढ़ा, अपने मित्रों को भेजा, कोई एक राइटर भी है उनको भी भेजा, तो उनको लगा बड़ा मार्मिक है, बोले कि बहुत ही खूबसूरत लिखा है, बहुत मार्मिक है, वी आर नॉट नोइंग दैट यू राइट इन हिंदी ऑल्सो। तब मेरे दिमाग में फिर एक चीज़ आया कि यार ये हुआ जो वो बच्ची ज़मीन पे बैठी हुई है, मिट्टी के साथ खेल रही है सड़क किनारे, और वो अपनी माँ को देख रही है। वैसे ही एक एफ्लुएंट क्लास की बच्ची जो उठती है और निकलती है, जिसके घर पे 5-6 गाड़ियाँ हैं, बेंटले है, आपके मर्सिडीज़ है, ऑडी है, ये सारे गाड़ियों वाली जो बच्ची होगी वो उठती होगी, उसकी ज़िंदगी में अपनी माँ को देखे उसको क्या लगता होगा। उसको भी माँ से उतना ही प्यार है जितना इसको माँ से प्यार है, उसकी माँ को भी उस बच्ची से उतना ही प्यार है जितना इसको प्यार है, मगर सिचुएशन अलग है, लाड़ करने का तरीका अलग है, दुलार करने का तरीका अलग है। दोनों के पास में पॉसिबिलिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़, ऑप्शंस दोनों बच्चों के पास अलग है। तो फिर उस बच्चे की तरह से फिर देख के उसके माँ की मैंने कहानी लिखी, दैट इज़ पार्ट 2। फिर उसको कन्वर्ज किया कि वो लास्ट में वो मार्केटिंग मॉल के लिए जा रहे हैं और वो बच्ची की गाड़ी आके रुकती है उनकी माँ के साथ में, और वही रेड लाइट पे रुकती है। ये बच्ची की माँ वो बच्ची की माँ उसको खटखटा के बैलून बेचना चाह रही है, और ये बच्ची जो उस बच्चे को देखते हैं, और ये उस बच्चे को देख के, मिट्टी खेलने वाले को देख के इसको बड़ा ख़राब लगता है, एनवी करती है कि मेरी ज़िंदगी ऐसे क्यों नहीं है, कि मुझे कोई नहीं रोक रहा मिट्टी में खेलने से।
ये सोचती अगर मैं होती वहाँ तो मुझे भी कोई नहीं रोकता, क्योंकि यहाँ तो मुझे खेल ही नहीं देते। एक दिन मैंने मिट्टी में खेल लिया था तो मेरे से 3 बार साबुन से हाथ धुलाया था, और ये देखो मस्त खेल रही है, गंदे कपड़े, कोई पूछ नहीं रहा उसको। तो मुझे वो ज़िंदगी चाहिए। और वो बच्ची कहती है कि देखो कितना मस्त है कि वो बैठी हुई है गाड़ी में, एसी में बैठी है, मुझे वो ज़िंदगी चाहिए। तो दोनों एक दूसरे को लेकर एनवी करते हैं और वो गाड़ी निकलता है। दिस इज़ द स्टोरी। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज आवर राइट, जस्ट टू टेल यू, लाइक फॉर क्रिएटिविटी, फॉर योर पैशन टू लिव, द टाइम कम्स, वो खुद आता है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, बस उसको जिंदा रखिए आप। एग्जैक्टली, दैट इज़ वेरी टचिंग। सर एक क्वेश्चन है अभी आया कि जब द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू पुलिस सर्विसेज को आपने ज्वाइन किया, सो दिमाग में क्या था कि मैं कानून की रक्षा करूँगा या समाज बदलूँगा? देखिए, बहुत सोचा नहीं। जब नौकरी में आए थे तो सर्टनली पुलिस है तो पुलिस था, क्योंकि तब तक मेरे ब्रदर थे ही IPS ऑफिसर थे, 90 बैच के IPS ऑफिसर थे। तो पुलिस को तो घर में ही देखा था मैंने। राइट। तो वो जो अचानक ऑ होता है पुलिस का, वो नहीं था। खुशी इस बात की थी कि मुझे भी नौकरी मिल गई है, क्योंकि UPSC दे रहे थे, इंटरव्यूज़ दे रहा था, नहीं हो पा रहा था, और अचानक आप स्टेट सर्विसेज में आए और नौकरी में आ गए, तो DYSP बन गए। तो उस बात की खुशी थी कि नौकरी मिल गई है आपको। बट पुलिस से बहुत और नहीं था, क्योंकि घर में मैं 2-4 साल से देख ही रहा था। 95 बैच में मैं आया, 90 से वो थे। तो 5 साल का वो पुलिस का घर पे सब माहौल कुछ था, देखा हुआ था, माहौल था। और वो भी हायर लेवल पे था, इसीलिए बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं कि एक मतलब इट्स लाइक ब्रेकिंग द सीलिंग और समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड वाला जो फील होता है, वो शायद नहीं आया होगा। आया होगा तो मुझे बहुत याद नहीं है, बट हाँ, नौकरी मिल गई, वो एक सुकून था। मगर लास्ट इंटरव्यू बचा था उस साल आने के बाद, जॉब में ही मैंने फिर दोबारा इंटरव्यू दिया था UPSC का, बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त नहीं हुआ उसका। तो मगर हाँ, नौकरी में आने के बाद ये परहैप्स कहीं ना कहीं किसी कोने में वो सेंसिटिविटी रही होगी, वो घर से ही आया होगा। हमारे पेरेंट्स क्योंकि बहुत सेंसिटिव लोग हुआ करते थे। मेरे फादर को मैं देखता था कि पूरे गांव के लिए वो करते थे। मेरी माँ भी जो है पूरे गांव के लिए या रिश्तेदारों के लिए सोचा करती थी। तो वो कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी था जो आने के बाद में। तो वो परिवार से बढ़ के जहाँ आप काम कर रहे थे, लगा कि वो पूरा का पूरा परिवार है। तो सबके लिए आप उतने ही सेंसिटिव होना चाहिए। यू कांट बी चूजी व्हाइल बीइंग सेंसिटिव। सेंसिटिविटी इज नॉट फॉर वन एरिया और फॉर वन प्लेस। राइट। सेंसिटिविटी इज वन थिंग विच इज इन यू, आपके अंदर है। तो बांटते वक्त आप सेलेक्टिव नहीं हो सकते, मैं अपनी सेंसिटिविटी इसको बांटूंगी या उसको ना बांटूं, वो नहीं पॉसिबल है। देन यू आर सेंसिटिव टू एवरीथिंग। Can you tell us कि वो the very first day when you joined and you just got into your office, so what was the feeling at that time? एकेडमी गए थे, मतलब जब ज्वाइन किया था एकेडमी गए थे, वो तो अलग एक्सपीरियंस था कि आप नए दोस्त बनते हैं, नए पुलिस ऑफिसर से हर दिशा से आता है, हर रंग रूप, हर भाव, सब कुछ रहता है, तो एक अलग ही आनंद होता है। और एकेडमी का अलग ही आनंद होता है, वो अलग था। नौकरी में ज़रूर जाते हैं तो हम लोग पहली बार में, तो उसका जो शुरुआत नौकरी होती है तो हम लोग को 3 महीने के लिए थानों में अटैच कर दिया जाता है। थाना प्रभारी बनाते हैं पहले। तो थाना प्रभारी बनने के बाद ये ज़रूर था कि वो जो पावर का जो फील है, दैट व्हेन यू टेस्ट इट, कहते हैं ना कि भाई आपको अजीब से एक जो अलग टेस्ट आपके पैलेट पे अगर टेस्ट बड पे गिरता है तो यू जस्ट थिंक ये है क्या। कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है, बट वो जो टेस्ट आता है फर्स्ट टाइम व्हेन यू टेस्ट समथिंग न्यू, दैट वाज द टेस्ट व्हेन यू गो टू द पुलिस स्टेशन एंड sit on that SHO's chair, because everything changes. Your decision matters a lot. Right. So do you think कि कभी माइंड में ऐसा हुआ यार I have that power, अब मैं जो करवा सकता हूँ मेरी मर्जी है, या you start feeling sense of responsible person? अभी तक है वो, अभी तक है। जहाँ भी बैठता हूँ मैं यही होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में मुझे लगता है कि बहुत कुछ करने की गुंजाइश है और करना चाहिए, और तो मैं अभी तक करता हूँ। आपके आसपास के लोग, दोस्त, फ्रेंड, फैमिली वगैरह, उनका क्या नज़रिया बदला आपके? अब मतलब दे अप्रिशिएट व्हाट आई एम डूइंग, दे अप्रिशिएट। Okay, that's great. Sir, now comes to the sensitive part. कि you have done a tremendous work over specific areas, and one of them is human trafficking. तो जिसमें आपने पिछले more than a decade आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया, रिसर्च की है. You have a special, is that some kind of process, right? No, it's a race lab, is एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हमने लैब क्रिएट किया गया एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। इसको ऑर्गेनाइजेशन ही बोले हैं हम? It's a part of the organization. It's part of the organization. We call it lab. Okay. So you have done a tremendous work for on the human trafficking, and the race lab is
lab or you have organization, we can say that you have created. So tell us something about actually में कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है क्या चीज़, सो दैट कि हमारे जो व्यूअर्स इसको समझ सकें कि हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग में सिर्फ और सिर्फ किडनैपिंग वगैरह को ही कंसिडर करते हैं या आगे भी उसके कुछ फेजेस होते हैं, और कैसे प्रोसेस चलता है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, या क्या सब कुछ चीज़ें डिटेल में बताइए हमें। देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है, अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो यूएन का एक डेफिनेशन है जो 2000 में दिया गया था। ये पैलेर्मो प्रोटोकॉल था, उसमें यूएन में डेफिनेशन दिया गया था। फिर 2012-13 में और आपके भारत में भी आईपीसी में आया था 370 सेक्शन में। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अगर बड़े सिंपल टर्म्स में अगर बोला जाए तो ये इलीगल जो ह्यूमंस की ट्रेडिंग टाइप की होती है उसको हम लोग बोलते हैं। मतलब ट्रेडिंग भी एक गलत शब्द है क्योंकि बड़ा उसको हमने बहुत छोटे से दायरे में बांध दिया उसको। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो है रूप ये होता है कि भाई एक व्यक्ति को एक जगह पे रिक्रूट किया जाए। रिक्रूट नॉट इन द सेंस जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, एक ये टेक्निकल टर्म है, उसको आपको नौकरी देना नहीं है रिक्रूटमेंट, मगर आप किसी को अपने पोजीशन में ले लेते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्रूटमेंट। तो रिक्रूट करने के बाद में यानी पोजीशन में लेने के बाद में एक जगह से दूसरी जगह उसको मूव करते हैं। मूव करने के बाद में तीसरी जगह पे कोई व्यक्ति उसको या दूसरी जगह पे व्यक्ति उसको रिसीव करता है, रिसीव करके उसको लगातार एक्सप्लॉइट करता है। दैट इज़ व्हाट इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ओके, द मेन कंटेंट इज the main component of human trafficking is there should be an element of exploitation. अगर उसका शोषण नहीं होगा तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं होगा। तो व्यक्ति का तो ये कैसे लेके आएगा, या मीन्स ऑफ रिक्रूटमेंट आर डिफरेंट, लाइक जिसमें कि फोर्स, फ्रॉड, डिसेप्शन, थ्रेट, ये सारी चीज़ें अगर इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति को रिक्रूट किया गया है, मतलब किसी को बेवकूफ़ बनाया गया है, किसी पे आप फोर्स यूज़ कर रहे हैं, और या नहीं तो किसी को धमकी दे के किसी को रिक्रूट कर रहे हैं, अगर ये सारी चीज़ें लेके अगर रिक्रूट करते हैं व्यक्ति को और फिर उसका एक्सप्लॉइटेशन आप करते हैं रिक्रूट करने के बाद, तो दैट इज़ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। दैट इज़ इन सिंपल टर्म्स। ठीक है। तो ये अगर फेजेस मतलब जोग्राफिकल एरिया में अगर उसको समझना हो तो ये होता है कि भाई एक जगह से एक व्यक्ति को लिया गया, दूसरी जगह ले गया और कहीं दूसरी जगह ले जाके उसको एक्सप्लॉइट किया, यानी उसका शोषण हुआ। दैट इज़ हाउ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज डिफाइंड। वी कॉल इट ओरिजिन, ट्रांजिट एंड डेस्टिनेशन। ये तीन जगह उसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। दैट इज़ व्हाट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज। बट बहुत ही सिंपल टर्म में अगर मेरे से पूछा जाए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज नथिंग बट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी। ओके, अब वल्नरेबिलिटी का जो कारण होता है, वो वल्नरेबिलिटी का हिंदी का मुझे शब्द एग्जैक्टली नहीं पता है, बट कहीं अगर आप गूगल करें तो शायद वो असुरक्षित भावना उसको बोलते हैं, असुरक्षित होना। बट वल्नरेबिलिटी इज नॉट एग्जैक्टली सिंपली असुरक्षित, दैट इज इनसिक्योरिटी। ठीक है। तो वल्नरेबिलिटी इज अ वेरी टेक्निकल टर्म। तो वल्नरेबिलिटी जो कॉजेज होते हैं, दैट कुड बी सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंटल, anything could be the reason for making a person vulnerable at that spot where the person is living. उसमें पुश फैक्टर्स होता है, पुल फैक्टर्स होता है। अगर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से ले लें, जैसे कास्ट इज अ बिग फैक्टर, राइट। तो कास्ट भी कभी कभार होता है कि कुछ कास्ट के लोग जो होते हैं वल्नरेबल होते हैं। मतलब एक गांव में है कोई व्यक्ति है जिसको कि जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसको लग रहा है कि भाई मैं ये जगह रह रहा हूँ, मैं मुझे जो होना चाहिए, जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो दैट पर्सन विल लुक फॉर कि मैं कहीं और जाऊं जहां मेरे जिसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो मेरे जो एंटाइटलमेंट्स है मुझे जो नहीं मिल रहा है, शायद मैं इस जगह से उस जगह मूव कर जाऊं तो मुझे मिल जाएगा। दैट इज पुश फैक्टर्स, यानी पुश कर रहा है उसको ये सारे डिस्क्वालिफिकेशंस कि तुम जाओ यहाँ से निकलो। और दूसरी जगह पे वो पुल फैक्टर्स है जो कह रहा है कि अच्छा ठीक है तुम आओगे तो तुमको यहाँ हम देंगे, राइट। जैसे कि लोग बोलते हैं आ जाओ तुम नौकरी कर लो यहाँ पे तो हम तुमको दे देंगे। ये सारे जो है पुल फैक्टर्स हो गए। तो ये सारे कंडीशंस होते हैं जिसके कारण कि एक व्यक्ति की वल्नरेबिलिटी बढ़ती है, पुश एंड पुल फैक्टर्स के जब उसमें फंस जाता है। तो वही जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमिक कॉजेज हो सकता है, गरीबी है तो वो एक कारण हो सकता है जिसके कारण कि आदमी द पर्सन इज पुश फ्रॉम वन प्लेस एंड सेज दैट कि आई वांट टू मूव आउट ऑफ दिस प्लेस फॉर maybe because of like a desire or a dream of having a green pasture on the other side of the fence, like something like that. तो economic condition हो सकता है, political condition हो सकता है। Political means does not mean politics that we are talking about in those terms. Right. Political का मतलब होता है कि आपकी अथॉरिटी कितनी है उस जगह पे जहाँ पर रह रहे हैं, Right. आपका पोजीशन क्या है सोशल स्ट्रक्चर में, सोशल स्ट्रेटा में आप कहाँ पे हैं, तो वो पॉलिटिकल दिखाता है आपको कि मतलब डिसीजन मेकिंग में कितना उस जगह पे आपको इन्वॉल्व किया जा रहा है या आपका कितना से है उस जगह पे। दैट इज़ व्हाट इज़ पॉलिटिकल। इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, सोशो कल्चरल हो गया। जैसे कि सोशो कल्चरल में कहीं है
कि भाई आपको डिस्टेंस करे जा रहा है, ये कल्चरली आपको अलग रखा जा रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। कास्ट फैक्टर जैसे मैंने बताया था, इकोनॉमिक तो गरीबी हो गई, कास्ट फैक्टर्स वाला जो हो गया, ये सब सोशो कल्चरल हो गया। तो और एनवायरमेंटल भी फैक्टर्स होते हैं विच कैन बी मैन मेड, और जैसे डिजास्टर्स होता है, कैटास्ट्रोफ हो गया, कहीं बाढ़ आ गया, जैसे पंजाब में भी बाढ़ आ गया, तो घर के घर उजड़ गए, उनके पास कहीं रहने के लिए जगह नहीं है, तो अब उनके पास में उनकी वल्नरेबिलिटी बहुत बढ़ गई, अपने आप बढ़ जाएगी, कुछ रहने के लिए है ही नहीं। बाहर वाला जो आके उनको दिखाएगा, खाने को नहीं लाले मिलेंगे तो पता लगा कि माँ बाप ही अपने बच्चे को बेच रहे हैं, कोई महिलाओं को बेच रहा है, कोई पति को बेच रहा है, कोई लड़के को बेच रहा है, ये सारी चीज़ें हो जाएगी, वल्नरेबिलिटी बढ़ जाएगी उसकी। तो दिस इज़ लाइक एनवायरमेंटल फैक्टर जो भी हो, तो दैट कुड बी ड्यू टू कैटास्ट्रोफ या डिजास्टर, व्हाटएवर, मैन मेड और नेचुरल। तो मैन मेड में भी बड़ी चीज़ें हो जाती है, डिसलोकेशन होता है, डैम बना रहे हैं, आप डिसलोकेट कर रहे हैं लोगों को, दैट इज मैन मेड। सो मेनी थिंग हैपन्स। सो ऑल दीज फैक्टर्स कुड प्ले टुगेदर और कुड बी डिफरेंटली, इंडिविजुअली, इंडिपेंडेंटली आपकी वल्नरेबिलिटी बढ़ा सकती है। राइट। तो वो जब वल्नरेबिलिटी आपकी बढ़ा देती है, तो उस वल्नरेबिलिटी में क्या होता है कि सामने वाला आपको देख रहा है, बड़ा स्मार्ट है ट्रैफिकर। ट्रैफिकर के साथ में ये समझने की ज़रूरत है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। जब ऑर्गेनाइज क्राइम हम बोलते हैं तो इसका मतलब कि 2 से 3 आदमी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। अब वो तो सिंपल तभी समझ आता है कि भाई एक जगह से रिक्रूट हो रहा है और दूसरी जगह पे दूसरा रिसीव करके उसको एक्सप्लॉइट कर रहा था, देयर हैज़ टू बी अ नेटवर्क, राइट। सो दैट्स एन ऑर्गेनाइज क्राइम। तो ये जब लोग जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं कि स्पॉट कर रहे थे, स्काउट कर रहे होते हैं। ओके। तो स्काउट और स्पॉट करके देखते हैं कि कौन बंदा वल्नरेबल है और उस वल्नरेबिलिटी से वो तंग आ चुका है। तो जैसे वो दिख जाता है कि वो तंग आने हैं, तो वो कोई भी किसी कंडीशन में उसको अगर आप थोड़ा सा भी दिखाएंगे, लालच दिखाएंगे या ज़िंदगी दिखाएंगे कि बेहतर है यहाँ से, तो वो प्रयास करेगा उससे निकलने के लिए। तो बस ट्रैफिकर वही आपको उम्मीद बांध के, वो सपने दिखा के आपको रिक्रूट कर लेता है। तो बीइंग ए कॉमन मैन, अब इस प्रोसेस को समझे कैसे, उसको अवॉइड कैसे करें कि भी कौन ये सामने वाला ट्रैफिकर हो सकता है हमारे लिए? ये बड़ा मुश्किल है। देखिए, ट्रैफिकर कौन हो सकता है समझना बड़ा मुश्किल होता है। ओके। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब होता कौन है, हम जैसे बोलते हैं कि कौन ट्रैफिक्ड होता है। अगर भाई मैं उसी जगह बैठा हूँ, आप उसी जगह बैठे हैं, मगर ट्रैफिक कौन होगा? तो ट्रैफिक वही नॉर्मली होता है, क्योंकि वो स्पॉट और स्कॉटिंग जब कर रहा होता है तो वो अंतर्जामी तो हो नहीं सकता, भगवान है ना खुदा है वो। तो वो आपको ये पता लग जाए कि वीरेंद्र मिश्रा यहाँ बैठा हुआ वो वल्नरेबल है, ऐसा तो संभव हो नहीं सकता उसको, क्योंकि यहाँ पे 1000 लोग हैं जो कॉजेज वही सिचुएशन में रह रहे हैं, तो वल्नरेबिलिटी तो सबकी है, बट वो मेरा ही क्यों ट्रैफिक, मुझे ही क्यों करेंगे? वो ट्रैफिकिंग तभी उसकी होती है जब वो अपनी वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज कर देता है। एक्सपोज कैसे करता है कि मेरे आप रिश्तेदार हैं, मैं आपको बोलूँ, स्कूल में बच्चा है तो वो जाके रोए कि भाई बड़ा बुरा हाल है, किसी और आदमी से मैं बोलूँ कि बहुत बुरा हाल है, और या नहीं तो लेटेस्ट डिजिटल स्पेस आपका सोशल मीडिया, आप उसमें डाल रहे हैं कि हम बड़े तंग हैं भाई, हमको तो और चाहिए, बड़ा दुखी है हम यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें स्पॉट स्काउट कर रहा है ट्रैफिकर, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, तो आपके सिर्फ डिजिटल स्पेस में बैठ के ही नहीं आपको देख रहा है, वो पूरा का पूरा फिल्टर करके ढूंढ रहा है आपको, बल्कि इनफैक्ट उसके लोग भी चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे ही वल्नरेबिलिटी बढ़ती है वहाँ उस जगह पे वो पहुँच जाता है, वो बैठ के फिर उसका आदमी बोलता है, और जो बैठ के जो नेटवर्क में है, बहुत बार लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो ट्रैफिकिंग का एक नेटवर्क का पार्ट है। उसको सिंपल लगता है कि बोलेगा कि भाई अगर तुम्हारे यहाँ मुझे घर पे नौकर चाहिए, काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, तो आप एक काम करिएगा, अगर कोई अच्छा सा मिले कोई पे जिसको ज़रूरत हो तो बता देना, तो मैं उसको रिक्रूट कर लूँगा। हो सकता है कि घर का बगल उसी गांव का सरपंच है, आपका रिश्तेदार है, गुड फेथ में ही उस व्यक्ति को खबर कराए, नेटवर्क में फैलाना शुरू कर दे कि एक यहाँ व्यक्ति है जिसको नौकरी की बहुत ज़रूरत है, बहुत परेशान है। तो आप उसको अप्रोच करेंगे, उसको सपने दिखाएंगे, लेके जाएंगे, जो प्रोमिसेस है वो देंगे नहीं, और बाद में कैद करके उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, तो हो जाता है। तो इसीलिए जब भी कोई रिक्रूट करने अगर आपको आता है, तो ये ध्यान रखना है कि उसके क्रेडेंशियल्स ज़रूर चेक करें। हर व्यक्ति जो आपके पास में आ रहा है या किसी के पास में आ रहा है वो सही हो ज़रूरी नहीं। इसीलिए जैसे पुलिस वाले होते हैं, वैसे आम आदमी को बनना पड़ेगा कि अविश्वास से शुरू करें। मान के चलिए भाई क्यों मेरे पास आ रहा है, अचानक क्यों दिखा रहा है, तो थोड़ा सा क्रेडेंशियल्स आप चेक करा लीजिए। और अगर नहीं चेक कराने की स्थिति में, क्योंकि गांव वाले, पुराने ट्राइबल लोग, सब कुछ इनके पास में नई तरीका है, तो कम से कम पंचायत को, सरपंच को, इनको बोलिए कि उसका नंबर लें, सब कुछ देख लें, नोट कर लें, पड़ोस वालों को बता दें, सबको बता दें कि भाई मैं जा रहा हूँ अब यहाँ, बट ये व्यक्ति है, ये फोटोग्राफ है, उसका खींच लीजिए एक फ़ोटोग्राफ, उसके नंबर्स ले लीजिए, सबसे शेयर कर लीजिए, बताइए कि मैं जा रहा हूँ, अगर मेरे बारे में नहीं सुनोगे
मेरे से संपर्क में रखना तो मुझे तुरंत बता देना किसी को, पुलिस या उसको, तो फिर उसी से आधा ट्रैफिकर तो भाग जाएगा। ओके। वो देखेगा ही नहीं उसको, जहाँ वो एक्सपोज होने की गुंजाइश है वो करेगा ही नहीं। ट्रैफिकिंग जो विक्टिम एक होता है, उससे आप एक बार जो रिक्रूट करते हैं, जो भी पैसा आप एक बार देते हैं या उस पर खर्चा करते हैं अपने नेटवर्क के थ्रू या किसी के थ्रू, उससे कम से कम हजारों गुना वो कमाता है। ट्रैफिकिंग इतना बड़ा, इट इज़ द थर्ड बिगेस्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन द वर्ल्ड एज पर यूएन। ट्रैफिकिंग इन ड्रग्स, ट्रैफिकिंग इन वेपन्स एंड ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग। और मैं तो कहता हूँ कि ड्रग्स और वेपन से ज़्यादा ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग में होता है, वो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम है। क्यों? क्योंकि ड्रग्स की जो ट्रैफिकिंग होती है, पकड़ा गया तो वो बोलता नहीं, ये नहीं बोल सकता वो कि नहीं मैं तो अपनी मर्जी से इसके साथ चल पड़ा था। ड्रग नहीं बोलेगा, और ना ही वेपन बोलेगा। पकड़ा गया तो पकड़े गया। बट ह्यूमन के साथ तो आधे से ज़्यादा लोग तो ये हालत होती है, इतनी घबराहट में रहते हैं कि वो कहते हैं नहीं मैं तो अपनी मर्जी से इसके साथ गया था। तो आधे से ज़्यादा केसेस तो वैसे नहीं पड़ जाते, खत्म हो जाते, बच जाते हैं, ट्रैफिक्ड हो जाते हैं लोग। सो इंडिया के अंदर कोई स्पेसिफिक स्टेट्स हैं यहाँ पे या एरिया है जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, या थ्रू आउट द कंट्री ऐसे चल रहा है? देखिए, ट्रैफिकिंग को हम लोग ज़्यादातर ट्रैफिकिंग से कनेक्ट करते हैं। ओके। लोग सोचते हैं कि ट्रैफिकिंग का मतलब ट्रैफिकिंग है। हकीकत में देखा, और डेफिनेशन अगर देखेंगे, यूएन का डेफिनेशन या हमारे पास ही जो अभी तक का डेफिनेशन है, जो सेक्शन 370 पहले था, 143 बीएनएस है, तो उस डेफिनेशन में मेनली 3 तरीके का ट्रैफिकिंग के डायमेंशंस दिया जाता है। एक है सेक्स ट्रैफिकिंग, एक है लेबर ट्रैफिकिंग, और तीसरा है ऑर्गन ट्रांसप्लांट। मैंने कॉइन किया था टर्म मेडिकल ट्रैफिकिंग। मेडिकल ट्रैफिकिंग में जिसमें कि क्लिनिकल ड्रग ट्रायल भी है, सरोगेसी भी है, तो सारे तरीके हैं ट्रैफिकिंग के। बट ये आपको डेफिनेशन में नहीं मिलेगा। अब जब डेफिनेशन में नहीं मिलेगा, इस पर चर्चा नहीं होती है, तो लोग समझेंगे ही नहीं कि ये ट्रैफिकिंग भी होता है, ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि ये ट्रैफिकिंग होता है। हज़ारों लोग ट्रैफिकिंग हो जाएंगे। तो कैन यू एक्सप्लेन मोर इन डिटेल कि जो अभी आपने बताया कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रायल, सरोगेसी, ये एक्चुअली क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या हो रहा होता है इसमें? देखिए, ऑर्गन ट्रांसफर तो सिंपल है कि भाई कोई किसी को ऑर्गन नहीं दे सकता, कोई ले नहीं सकता किसी भी बिना सिस्टम के। अपने इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है? इंडिया में भी नहीं ले सकते आप, किसी भी चलते एरर गिरू से आप नहीं ले सकते ऑर्गन। वो सिर्फ फैमिली वाले के ब्लड रिलेशन में ले सकते हैं, और अदरवाइज कैडेवर के थ्रू लेते हैं, रजिस्टर करते हैं कैडेवर में, फिर आपका आता है वो। राइट। तो एक प्रोसेस है, जो भी है, मतलब प्रोसेस है। उस प्रोसेस के थ्रू अगर आप ले रहे हैं तो नॉर्मल लॉ के अंडर आ गया। उसके बिना लेते हैं तो एक्सचेंज ऑफ मनी बहुत होता है, तो उसको हम ऑर्गन हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो ट्रैफिकर्स जो होते हैं वो ऑर्गन हार्वेस्ट करते हैं कि भाई गरीब आदमी है, उसको बोला कि भैया तुम्हारी बेटी की शादी है, चलो तुमको पैसा चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए मुझे शादी करने के लिए। तो मैं बोलेंगे कि भाई 2 किडनी है, एक किडनी से भी तुम जिंदा रहोगे, क्यों परेशान हो, एक किडनी दे दो किसी को, शादी भी हो जाएगी, 1 लाख बच जाएगा तुम्हारे घर पे। तो इसने यहाँ से 2 लाख में किया, लिया, उसको दे दिया। अगर देना ही है तो कई बार देते भी नहीं है, क्योंकि कितनी बार तो उड़ा देते हैं, कर लिया, कभी किडनैप कर लिया, कुछ कर लिया, निकाल लिया, ऑर्गन कर दिया। बट अगर पैसा भी दिया उसको, तो पैसा 1.5 लाख 2 लाख रुपए उसको दे देंगे, और बेच रहे जाके आपके 50 लाख में, 1 करोड़ में बेच रहे। दैट्स व्हाट ट्रैफिकिंग हैपेंस। तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट का हो गया। क्लिनिकल ड्रग ट्रायल, जब तक ये नहीं था, आपका कोविड आया, तो किसी को पता नहीं था क्लिनिकल ड्रग ट्रायल होता क्या है। कोविड में ये बहुत ज़्यादा हुआ कि जल्दी से दवाई निकालना था, तो लोगों ने बोला, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज थी, कि भाई किसी को क्लिनिकल ड्रग ट्रायल कराना हो, टेस्ट करना है, तो आप लोग आ जाइए, तो हम करा देते हैं। देन पीपल केम टू नो दैट ओके देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लिनिकल ड्रग ट्रायल। अदरवाइज हाउ मेनी पीपल वर नोइंग व्हाट इज क्लिनिकल ड्रग ट्रायल? राइट, हार्डली एनीवन। So I tell you, like I used to interact when I was executive director Nehru Yuva Kendra Sangathan, or I was director, national head for NSS, National Service Scheme. We had more than 1 crore youth associated with us. These both were the biggest voluntary organizations in the world. अपने जो Ministry of Youth Affairs में होता है. So when I was interacting, like, every week or every fortnight, I would interact with around 500, 700 people, like, in some programs. And in each program, I used to go and ask people, do you know anyone, either a relative or a friend or a friend's relative or anyone under this sky, who is a subject of clinical drug trial? Believe me, in those, like, I was there for 3 years almost. I must have been interacting every fortnight, or maybe in 5 days, 7 days. I must have interacted with more than 1 lakh people there. Not a single person said that they knew anyone who was going through a clinical drug trial or was a subject of clinical drug trial. And if you see the statistics, hundreds and hundreds crores
transactions were being done through clinical drug trial. तो सामने कुछ भी नहीं आ रहा। सब्जेक्ट थे कौन फिर? तो सब्जेक्ट में जब एक केस हुआ था कहीं पर, मैं ज़्यादा उसके बारे में चर्चा नहीं कर पाऊंगा उसके कारण, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। तो उस केस में जब निकाला गया था तो वहाँ पे जितने क्लिनिकल ड्रग ट्रायल जिन पे हुआ था वो या तो अंगूठा छाप थे या वो थे जिन्होंने आंख मूंद के डॉक्टर ने जो बोला वहाँ साइन कर दिया था। आप ही जाते हैं, आपको अचानक बोल दिया जाए कि भैया ये पेपर है, साइन कर लो हॉस्पिटल में, कोई परिवार का कहीं पे एडमिट है, तो कितनी बार आपने पढ़ा होगा कागज़? और मैं फिर दोबारा सबसे पूछूंगा, ये जो जितने लोग सुनेंगे इस पॉडकास्ट को, मैं पूछूंगा जब डॉक्टर आपको पकड़ाता है तो कितनी बार आपने कागज़ पढ़ा है? मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा सर, बिल्कुल। आप नहीं पढ़ते हैं कागज़ में क्या साइन कर रहे हैं, क्या पता है कि आपसे बोलते कि क्लिनिकल ड्रग ट्रायल कर रहे हैं आप सब्जेक्ट हैं, पता ही नहीं आपको, आपने तो साइन कर दिया। तो वही जब वो केसेस जब निकला था उसमें से जो 4-5 लोग पढ़े लिखे थे और अच्छे खासे पढ़े लोग, उन्होंने अपने ही मित्रगण जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उनसे पेपर पे साइन करवा लिया था। अदरवाइज थे रिक्शा वाले, कोई गराज वाले, कोई भिखारी, कोई इस तरीके के लोग जो थे उन पे क्लिनिकल ड्रग ट्रायल हो रहा था, उनको पता ही नहीं था वो सब्जेक्ट। वहीं वो 100 करोड़ों का जो बिजनेस है वो चल रहा है विदाउट अ पर्सन नोइंग। क्लिनिकल ड्रग ट्रायल जिसके ऊपर होता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ऑटोप्सी होना ज़रूरी है उसका, यानी आपका पोस्टमार्टम होना ज़रूरी है। होता ही नहीं है, बता देते थे कि भाई ये तो नेचुरल डेथ है, ख़त्म। दैट इज़ व्हाट इज़ ट्रैफिकिंग। डेफिनेशन में ट्रैफिकिंग में नहीं है, बट डेफिनेशन जो ट्रैफिकिंग का है बड़ा लूज डेफिनेशन है। राइट। लूज डेफिनेशन में उन्होंने समथिंग अकिन टू स्लेवरी बोला हुआ है, एंड दैट इज वे यू हैव टू फिट ऑल अदर काइंड्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। स्लेवरी इसलिए क्योंकि उसको पता ही नहीं है, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट एंड ही हैज बीन बाउंड and he has been used, but indirectly he got exploited. he got exploited. तो क्लिनिकल ड्रग ट्रायल हो गया। सरोगेसी में बड़े केसेस हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो जाती थी शुरू में। सरोगेसी लॉ तो अब आया है, आपका पूरा का पूरा माफिया चलता था सरोगेसी का। दैट वी यूज्ड टू कॉल देम वूम्ब, क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग। वूम्ब हार्वेस्टिंग। आप जाते हैं, गांव में जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कोई महिला है क्या ऐसा कोई जो देना चाहती है, पैसा कमाने के लिए अपना वूम दे रही है। आप ठीक है किसी और बच्चा का पाल रहे हैं आपको, बट उसका हेल्थ का कोई ध्यान नहीं दे रहा है, या उसके बाद का पोस्ट जो डिलीवरी है उसका नहीं दे रहे हैं, उसके बाद में कोई मतलब ही नहीं है। द वे दे आर ट्रीटेड, इट्स वेरी डिफिकल्ट। देयर वाज अ केस व्हेन आई वाज सर्विंग इन वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कारा में ही लोग आए थे, कोई किसी ने बोला था कि 2 बच्चे हुए, तो उनका बोला कि भाई हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट एक बच्चे के लिए था, तो दूसरा बच्चा छोड़ के चले गए। अब वो बोल रहे थे कि कारा में आप ले लीजिए, अडॉप्शन के प्रोसेस में ले आइए। The mother was in shock. Everything happens. So अभी रिसेंटली एक मूवी भी आई थी लॉस्ट के नाम से, सेम चीज़ उसमें दिखाई गई थी कि भी जो एग्रीमेंट हुआ था वो बच्चे का हुआ था, लेकिन देयर वाज ट्विंस। सो उन्होंने एक बच्चा तो दे दिया, उनको हैंड ओवर कर दिया, जिसका पैसा मिल रहा था मिल गया। सेकंड बच्चा उनका ये भी हमें हैंड ओवर करो, उस टाइम मदर ने रिफ्यूज़ कर दिया। दैट केस वाज फ्रॉम मुंबई, और उन्होंने मना कर दिया। और मना करने के बाद हुआ क्या कि उन्होंने क्योंकि वो गरीब लोग थे तो उनकी केस कर दिया, या पुलिस केस कर दिया उनके ऊपर। तो पुलिस ने उनको पीट के हस्बैंड को मार दिया, लेडी भाग गई थी उसकी। तो वो केस रियलिटी में था, राजस्थान का था। सो बाद में वो पता लगा कि वो बच्चा उनका लेके किसी और को हैंड ओवर करने वाले थे। बहुत चीज़ें तो सरोगेसी होता गरीब है तो गरीब को पता नहीं होगा, उनका कोई रिसोर्स नहीं होगा, कुछ हो नहीं पाएगा। सो दैट वाज द थिंग। एक और एक केस था बहुत अच्छा, टी गार्डन का था, कि वहाँ से एक दार्जिलिंग या कहीं से, क्योंकि टी गार्डन्स बंद हो रहे थे, कोई काम था नहीं, तो एक महिला थी, एक टी गार्डन के मालिक के कोई दोस्त थे कैलकाटा में, उसको उन्होंने बोला दैट इज़ व्हाट आई रेड इन न्यूज़पेपर और सम आर्टिकल और समथिंग। सो दे जस्ट पिक द लेडी एंड दे सेड कि ओके ये जो है नहीं हो रहा है इनका, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ वट एवर इशूज़, एंड दिस लेडी वॉज ब्रॉट इन, और उसको सरोगेट मदर के रूप में करा के शी बो द चाइल्ड। अब वो बच्चा तो पार करने लगी, मगर उसको याद था कि भाई, उसने बोला कि मेरी दादी और नानी ये बोलते थे कि भाई अगर, या मेरी माँ बोलती थी कि अगर करना है तो वो लड्डू जो बनते हैं वो लड्डू खाना चाहिए, ताकत रहता है। तो इन्होंने बोला ना 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 ना, डॉक्टर बोल रहा है ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, क्योंकि वो मॉडर्न ज़माने के लोग थे, तो जो खाना मांगे वो दे ही ना उसको। बोले नहीं हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, उसको घर से निकलने नहीं दिया, हवा तक नहीं लगने दिया इसको कभी। और जैसे ही मतलब बिल्कुल कैद थे वो, 9 महीने के लिए वो महिला कैद थी,
बच्चा डिलीवर हुआ, चुपचाप उठाया, टी गार्डन वापस छोड़ दिया, उस बच्चे का चेहरा तक नहीं देखने दिया। A pure case of exploitation, trafficking through surrogacy. I mean, you can't believe the way we are doing it. So we need to understand the subject more and more. If you don't understand lot many things you see next door happening, तो आपको लगता ही नहीं कि वो ट्रैफिकिंग है, क्योंकि पता ही नहीं तो ट्रैफिकिंग। हमको दिमाग में दिखता है तो क्या दिखता है कि महिला सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो रही है ब्रॉथल में या कहीं और। मैंने जब देखा, लिखना शुरू किया था, खूब रिसर्च किया जब, तो मैंने देखा 6 या 7 तरीके का तो सेक्स ट्रैफिकिंग में ही होता है। भाई ब्रॉथल में ट्रैफिकिंग इज समथिंग डिफरेंट एंड टूरिज्म इज डिफरेंट। सेक्स टूरिज्म जो होता है वहाँ पे तो फैमिली मेंबर्स ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, खुद ही अपने ही बच्चों के थ्रू कराने में, एक्सप्लॉइटेशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो हम जिस कम्युनिटी के साथ काम करते हैं, कम्युनिटी बेस्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन, उसको मैं बोलता हूँ CBS, दैट इज डिफरेंट। द गर्ल्स डोंट मूव टू एनी ब्रॉथल, दे स्टे इन द कम्युनिटी एंड दे आर एक्सप्लॉइटेड देयर। ओके, एस्कॉर्ट सर्विसेज इज डिफरेंट, पोर्नोग्राफी इज ऑलटुगेदर डिफरेंट। पोर्नोग्राफी में तो मूवमेंट ही नहीं है, एक कैमरे में आते हैं ऐसे जैसे हम लोग बैठे हुए यहाँ होता है, एंड कभी कभार लाइव पोर्नोग्राफी। They ask, they pay, and they say that you act the way we want you, we tell you. And small girls, they have to do it. They are forced into it. So, is there not any kind of check on this thing, or या पता ही नहीं चलता? लॉज हैं, सब कुछ है। देखिए, क्राइम करना भी हमारी फितरत है और क्राइम पकड़ना भी हमारा काम है। सर, सॉरी टू इंटरप्ट, एक पॉइंट माइंड में अभी आ रहा था कि देयर सर्वेज की जो सर्वेज दिखाते हैं वो तो ये दिखाते हैं कि इन स्पेसिफिक ABC या कोई भी एक स्टेट के अंदर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो रेट है वो 0% है या फिर बहुत कम है। बट व्हेन NGOs जनरेट सच काइंड ऑफ रिपोर्ट, दे शोज सच ए हाई नंबर। सो व्हाई सो मच डिफरेंस? दोनों जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो दोनों सही नहीं है। ओके, एक जो ऑर्गेनाइजेशंस NGOs वगैरह करते हैं, मुझे नहीं पता कि कितना सर्वे करने के बाद में भी, क्योंकि आप एस्टिमेट देते हो, एक एस्टिमेट देने के लिए अगर इंडिया की पॉपुलेशन पे अगर एस्टिमेट कर रहे हैं तो आपका सैम्पल साइज बहुत बड़ा होना चाहिए। राइट। अब सैम्पल साइज छोटा सा उठाते हैं और पूरा एस्टिमेट दे देते हैं पूरा भारत के लिए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट फिजिबल। कोई भी रिसर्च इसको नहीं सपोर्ट करता है। एक आइडिया दे सकते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी के बारे में, बट जनरलाइज पॉपुलेशन के लिए नहीं दे सकते, तो यानी उनका भी गलत है। और जो ये जो गवर्नमेंट जो देती है, गवर्नमेंट देती है ऑन द बेसिस ऑफ क्राइम रजिस्टर्ड, राइट। तो रजिस्टर्ड क्राइम में 2 तरीके की कमी होती है। क्यों नहीं होता है? वन इज़ नॉन रजिस्ट्रेशन एंड वन इज़ नॉन रिपोर्टिंग। नॉन रिपोर्टिंग इसीलिए, जैसे कि अपनी बात हो रही थी, कि लोगों को पता ही नहीं है कि ये ट्रैफिकिंग है। बहुत चीज़ें तो मान के चलते हैं अगल बगल में जो हो रहा है ये नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज हो गया बहुत दिनों में, तो हमको समझ ही नहीं आता ट्रैफिकिंग। जैसे बॉन्डेड लेबर है, कोई काम कर रहा है, किसी के घर पे लगातार काम कर रहा है और उसको खाने के लिए नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, बट हम नहीं बोलेंगे कि ये ट्रैफिकिंग है। लगेगा अरे ये तो पुश्ते नहीं काम कर रहे हैं ये लोग, पिछला भी इनका करते थे, बाप भी थे, दादा भी थे, यहीं पर काम कर रहे हैं इनके घर पे, ये भी काम कर रहे हैं, तो ये उल्टा बोलेंगे कि ये तो ख्याल रख रहा है इनका। Right. Not knowing that the person is being exploited. Exactly. So because it is normalized, so that is non-reporting. On non-registration, पुलिस नहीं करना चाहती है बहुत बार, क्योंकि पुलिस को नहीं पता कि ट्रैफिकिंग है ये करके, उसका भी थोड़ा सा नॉलेज कम है, और नहीं तो अवॉइड करती है केस बढ़ाने से। तो नॉन रिपोर्टिंग, नॉन रजिस्ट्रेशन दोनों मिला के इसलिए जो कागज़ पे रिफ्लेक्ट होता है, दैट्स अ वेरी मिनिस्क्यूल नंबर। इट इज़ नॉट व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग राइट नाउ इन द सोसाइटी। तो इसीलिए ये भी कम है, वो भी गलत है, दोनों डेटा गलत है। राइट, तरीके से प्रॉपर्ली ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे काम नहीं हुआ है, एक पार्ट। और वो भी उसकी बात हम कर रहे हैं जब एक विषय की बात करें। कितने तो ट्रैफिकिंग सब्जेक्ट को हमने ट्रैफिकिंग के रूप में लिया ही नहीं, डायमेंशन ही नहीं लिया। क्लिनिकल ड्रग ट्रायल 0, एडॉप्शन ट्रैफिकिंग 0, बात ही नहीं करते हैं उसके बारे में कि एडॉप्शन में ट्रैफिकिंग भी हो सकता है। नो, दे वोंट डू इट। सरोगेसी 0। अब वही मैं बता रहा हूँ कि भाई ये तरीके के इतने तरीके के हैं, तो कम्युनिटी बेस्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन इतने कम्युनिटीज एग्जिस्ट करते हैं, उसके बारे में ट्रैफिकिंग के रूप में स्टडी 0। So you would never get a clear picture of exactly the estimate of human trafficking which is happening here. Right. And the NGOs who are working, they are working in one particular field. कोई लेबर पे काम कर रहा है, कोई सेक्स ट्रैफिकिंग पे काम कर रहा है, तो उसकी दिशा, उसका सोच वहीं तक सीमित हो जाता है, ओवरऑल थोड़ी कर रहा है कोई। उसी के लिए रेस लैब हमने एस्टैब्लिश किया। उसी के लिए रेस लैब का मेरा आइडिया यही था कि भाई हम ओवरऑल समझें कि क्या सिचुएशन है। तो रेस लैब का ये था कि रिसर्च, एडवोकेसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो उसका आइडिया ये था कि रिसर्च हम लोग कर रहे हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ में कर रहे हैं, पैन इंडिया कर रहे हैं, डिफरेंट डायमेंशंस में कर रहे हैं, जहाँ कभी किसी ने नहीं किया है। लेट अस डू इट, अ थॉरो
एकदम ज़बरदस्त उस पर रिसर्च किया जाए, फिर उन चीज़ों को, उन फैसेट्स को लेके सामने आए, पॉलिसी मेकर्स के पास जाएं और बोले कि ये चीज़ें भी होती है, ताकि उस पर काम करना शुरू हो। तो रिसर्च बेस्ड एडवोकेसी करना था हमको, और एडवोकेसी के साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ स्टेक होल्डर्स। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सोल्यूशन आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नहीं है, और पूरी दुनिया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से सोल्यूशन ढूंढ रही है। राइट। शुरू में ही बात करते मैंने बोला कि भाई किसकी ट्रैफिकिंग होती है, पर्सन्स हु आर ट्रैफिक्ड आर वल्नरेबल। तो वल्नरेबिलिटी का कॉज क्या है? सोशो कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। ये सारे फैक्टर्स को अगर आप देखेंगे, इसमें पुलिस का क्या रोल है इसको एड्रेस करने के लिए, वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स को? ऑब्वियस है, कुछ नहीं, पूरा का पूरा सोशल जस्टिस सिस्टम का है। और ये जो वल्नरेबिलिटी बढ़ती है, वो जो होता है डिफरेंशिएट या डिस्क्रिमिनेशन अगर हो रहा है किसी के बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में, दो लोगों के बीच में, इनइक्वालिटी है, इनइक्विटी है, तो वो क्यों होता है? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द डिलीवरेबल्स ऑफ सोशल जस्टिस सिस्टम। सो एंश्योर दैट द डिलीवरेबल्स जो भी आपको जो देना है उनको, लोगों को, उस तक पहुंचे, इनइक्विटी को खत्म करें, इक्विटेबल बनाएं, सोल्यूशन मिल जाएगा। सर एक और भी है इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अब छोटे बच्चों को किडनैप किया जाता है आजकल। आजकल के शुरू से चलता आ रहा काफ़ी टाइम से, लेकिन एक ये होता है कि बच्चों को उठा के ले जाना, फिर उनको आगे, पहले तो ये होता है कि उनसे बैगिंग करवाना या फिर आगे बेच देना, ये सब चीज़ें होती थी। जब कभी ऐसा होता है, ये भी तो एक पार्ट है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। फोर्स लेबर में आते हैं ना, तो फोर्स लेबर में 7-8 तरीके का जो लिया था, उसमें से एक पार्ट ये बिगरी वाला भी। तो इसके अंदर अगर जब किसी बच्चे को उठाया जाता है, तो क्या कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? कौन सी स्टेज में ऐसा चांसेस ज़्यादा होता है कि बच्चे को या रिकवर किया जा सकता है या उसको ढूंढा जा सकता है ज़्यादा? तो अब जैसे थोड़ा रिसर्च करते हैं कि देयर आर स्टेजेस, कि इस स्टेज में अगर फर्स्ट स्टेज होती है इतने टाइम आवर्स तक के लिए होती है, अगर वहाँ तक अगर आप एक्शन लेते हो तो वो बच्चा चांसेस रिकवरी होने के ज़्यादा होते हैं। एंड देन देयर इज सेकंड स्टेज जहाँ पे वो छुपने का कोशिश करते हैं, एंड थर्ड स्टेज जहाँ पे अगर पहुँच जाता है बच्चा, फिर उसके बाद उसको रिकवर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। देखिए, एक स्टडी मैंने किया था, मिसिंग चिल्ड्रन लिंकेजेस विद ह्यूमन ट्रैफिकिंग, BPRND के लिए किया था। BPRND इज ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो स्टडी में ये निकल के आया था, जो एक बार USA में भी कोई स्टडी हुई थी, उसमें भी यही क्लेम करना है कि 48 घंटे के अंदर जब कोई रनअवे केस होता है, रनअवे मतलब घर से भाग जाते हैं या निकल गया कोई भी, चाहे बच्चा हो चाहे लोग हो, कोई भी महिला भाग गई है, शादी के नाम से चली गई है, जो भी चीज़ें अगर होती हैं, निकल जाती हैं, जब 48 घंटे के अंदर एक ट्रैफिकर उनसे संपर्क कर लेता है। ये स्टडी जब मैं कर रहा था, तो मैंने महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में आपके CCI जिसे बोलते हैं, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ पे जाके महिला के जो निकेतन होते हैं, महिला निकेतन या जो भी है, महिलाएं जहाँ रुकी जाती, शेल्टर होम्स, वहाँ जाके इंटरव्यू करके मैंने पूछा था। तो उनका भी वहाँ, यहाँ भी वही हाल था। 48 घंटे के अंदर कोई ना कोई उनको ट्रेन में मिल गया, बस स्टैंड में मिल गया, कहीं ना कहीं मिल गया, जो बोलता है कि मैं सपोर्ट तुमको करता हूँ या करती हूँ, चलो तुमको ले चलते हैं कहीं पे, एंड दैट इज हाउ इट हैपेंस। तो वो 48 घंटे, जैसे कहते हैं कि जब एक्सीडेंट होता है, इट्स अ गोल्डन आवर। हम लोग कहते हैं कि दिस इज गोल्डन 48 आवर्स, राइट, इन ट्रैफिकिंग। निकला, और अगर 48 घंटे के अंदर आप अगर ट्रैक कर लिए, तो आप ट्रैफिकर के चुंगल में फंसने से पहले उसको बचा सकते हैं। समटाइम्स, आई मीन, द अर्लियर द बेटर, बट 48 आवर्स इज लाइक मैक्सिमम एज पर द रिसर्च, कि वो कोई ना कोई अप्रोच कर ही लेता है, right, जैसे बिछड़ता है। तो दिस इज वन अ केस व्हेन अ पर्सन इज गॉन। दैट इज व्हाई इवन अंडर जब एक केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने, 75/12 उसको बोलते हैं हम लोग, बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस केस में किया कि FIR करना ज़रूरी है जब भी बच्चे गायब होते हैं। तो द आइडिया वॉज बिकॉज यही था, इसीलिए कि जितनी जल्दी FIR होगा तो पुलिस उतनी सेंसिटिव हो जाएगी, ढूंढने का प्रयास करेगी। नहीं तो पहले सिंपल मिसिंग चाइल्ड हो जाता था, वो ख़त्म करना शुरू किया। ये हुआ मिसिंग केसेस में। किडनैपिंग के केसेस में भी हम लोग, उन्होंने यही कहा कि 4 महीने तक बच्चा ना मिले तो उसको फिर किडनैपिंग केस मान के ट्रैफिकिंग में कन्वर्ट कर दीजिए, बट विच डजंट हैपन। अब ये बच्चा जब किडनैप अगर होता है, तो एवरी मोमेंट इज इंपॉर्टेंट, राइट, एवरी मोमेंट। द मोमेंट दे लीव, स्टेजेस छोड़ दीजिए आप, द मोमेंट दे लीव, you should start looking for them, hunting for them with all your might. With all technology has to be used and everything should be done to track that child. Every minute you lose, you're losing the child. बट सर, अभी जैसे रिसेंटली जीरकपुर में, पंजाब में भी केस हुआ था कि जहाँ पे लड़की मिसप्लेस हुई थी, कि वो 7 बजे तक घर पहुँच जाती थी। नॉर्मली 9-10 बज चुके हैं, वो नहीं आई। तब उनके पेरेंट्स ने कोशिश की कंप्लेन करने की, दे सेड कि 24 आवर तक आ जाएगी, अगर नहीं आई तब हम कंप्लेन आगे एक्शन लेंगे।
उन्होंने बहुत कोशिश की, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, एंड आफ्टर लाइक नॉट नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसकी डेड बॉडी ही मिली है लड़की की, और पुलिस ने स्विफ्ट एक्शन नहीं लिया। वो कहते हैं कि 24 आवर तक हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कुछ नहीं कर सकते कोई, ना बिल्कुल नहीं, इमीडिएटली अरेस्ट। FIR इज नथिंग बट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो पुलिस नहीं करती है, मगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है कि पहली बार मेरे पास रिपोर्ट आया, मैं उसको सिंपल कागज पे डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद तो इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन के बाद तो आपको चार्जशीट लगाना है, या तो उसको क्लोजर रिपोर्ट लगाओगे या चार्जशीट लगा दोगे, उसमें अपराधी को पकड़ना है तो हिंदी में कहते हैं खात्मा खारजी है चालान। अब कर दीजिए, इट्स इन योर हैंड, यू कैन डू दैट, नोबडी स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग इट, बट बिकॉज योर वर्किंग इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ FIRs। हमारा जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है पुलिस में, वही अपने आप में बहुत बड़ा कोट है उसमें, क्योंकि हम ये देखते कि कितने केसेस रजिस्टर हो गए, बोलेंगे क्राइम बढ़ गया है, और जनता इस बहुत गलत फहमी में है कि अगर नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर बढ़ गया तो यानी क्राइम बढ़ गया। अगर इस तरीके से रिपोर्टर्स छापेंगे, इस तरीके से जनता परसेप्शन बनाएगी, तो पुलिस वाले हरदम कम से कम रजिस्टर कराना कोशिश करेंगे। हाउ कैन पॉपुलेशन इंक्रीज एंड द केसेस रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस डिक्रीज? नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। और बल्कि आज के ज़माने में तो क्राइम बढ़ता जा रहा है, ऑब्वियस है, मगर फिर भी रजिस्ट्रेशन आप देखेंगे कितने थानों में नंबर कम हो जाते हैं। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड बिकॉज ऑफ द रीजन दैट यू टोल्ड, they avoid registering cases, and it is just because you evaluate the person's efficiency on the basis of number of cases registered. ज़्यादा हो गए तो यानी बेकार थानेदार है, राइट? क्यों करेगा वो? पत्रकार जो निकालते हैं उसमें से क्या निकालते हैं? यही तो निकालते हैं ना कि भाई इस साल में और बढ़ गए घटनाएं, बच्चियों के अगेंस्ट और कर दिए। अरे आप बोलिए कि कम से कम तुरंत हो के केस रजिस्टर कर रहे हैं तो ढूंढाई हो जाएगी उस बहाने। Why do you print it negatively? It's all mindset. सर, एक क्वेश्चन माइंड में अभी आया मेरे को, व्हाट फोर्स यू टू वर्क ऑन स्पेसिफिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग एरिया? एनी स्टोरी बिहाइंड दैट? कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ या समथिंग लाइक दैट? देखिए, मैं मेन जो थ्रस्ट मिला था जब मैं बोस्निया में था, मेरे ख्याल से, या मैं बोस्निया में था, ओके, UN मिशन में था वे बैक इन 97-98। तब ईस्ट यूरोप से वेस्ट यूरोप की तरफ ट्रैफिकिंग, तब ट्रैफिकिंग वाला वो कॉन्ड्यूट था। ओके, लोग निकलते थे, जो मुझे केसेस दिखे थे वो सारे, तो वो वहाँ से शुरू हुआ समझना ट्रैफिकिंग होता क्या है क्या नहीं होता। तब थोड़ा बहुत 97-98 में बातें चर्चा चालू हुई थी। 2004-05 में जब मैं कोसोवो में था तो बहुत सारे केसेस हुए, चर्चा हुई, बिकॉज ट्रैफिकिंग की डेफिनेशन भी आ गया था 2000 में, तो तब मेरा ज़्यादा और काम शुरू हो गया था। ओके, सो ओवर द ईयर्स इंडिया में ये इंक्रीज हो रहा है या कम हो रहा है, या क्या सेम ही लेवल पे रह रहा है? कम तो हो ही नहीं सकता, कम हो ही नहीं सकता। So, व्यक्तियों का लालच कभी कम नहीं होगा, इतना मनी स्पिनिंग है। देखिए, लालच दो तरीके का होता है। एक ग्रीड इज टू सेटिस्फाई योर ओन, जिसे किक मिलता है चीज़ों को, किक मिलता है जब लोगों को वो एक्सप्लॉइट करते हैं। तो क्यों? क्योंकि उससे पावर दिखता है, डोमिनेंस दिखता है। हर आदमी को लगता है पावर एस्टैब्लिश करने के लिए अगर मुझे राजा कोई बोलेगा तो रंक होना ज़रूरी है ना, और हर व्यक्ति राजा बनना चाह रहा है। तो मैं राजा बनूंगा तो दूसरों को रंक बनाऊंगा मैं, तो रंक जहां बनाएंगे वो आपका वो खुद ही फ्यूडल स्ट्रक्चर में आपका एक्सप्लॉइटेशन आ गया। तो हर व्यक्ति राजा बनना चाह रहा है, तो नेचुरली कि एक्सप्लॉइटेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, कम हो ही नहीं सकता। और पॉपुलेशन इतना ग्रो कर रहा है, और दूसरा जो है आपका जो डिफरेंसेस है बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स इज इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली, तो नेचुरली कि और एक्सप्लॉइटेशन बढ़ेगा, तो कम हो ही नहीं सकता। सर, लोगों का पुलिस को लेके इतना मतलब एक खौफ क्यों रहता है? क्योंकि समझ कम है। लोगों की समझ कम है या पुलिस वाले भी कंफर्टेबल नहीं? बिल्कुल नहीं, लोगों की समझ कम है। देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, मैं वर्दी जैसे ही मैंने उतारा तो मैं कौन? एक नॉर्मल आदमी, कॉमन मैन। उसी कम्युनिटी में से किसी का मैं भाई हूँ, किसी का मैं बाप, किसी का चाचा हूँ, किसी का ताऊ, और उसी समाज में जाऊँगा, फिर उसी में से मैं जो पुलिस वाले नहीं है उनके पैर भी छूऊंगा, मैं उनके हाथ भी करूँगा, दुलार भी करूँगा, सब कुछ करूँगा। मैं समुदाय का एक सिंपल मेंबर हूँ मैं। मगर मुझे अलग कौन बनाता है? वो जनता बनाती है। तो आप ही मुझे अलग भी बनाते हो अपने फ़ायदे के लिए, और आप ही मुझे कहते हो कि नहीं वापस जनता ही बन जाओ। यू आर प्लेइंग अ डुअल रोल एज पर योर रिक्वायरमेंट। पुलिस को अगर सिंपल, पुलिस के बीच में भी ये चढ़ आता है जो कहता है ना कि ये चीज़ें जो हैं सिंपल, ये गलती सिर्फ जनता की नहीं है। पुलिस को वर्दी पहनने के बाद में वो पावर जब चढ़ता है, पावर का नशा इतना खूबसूरत है, इतना आनंदमयी है कि उसको जीना चाहता है वो। सो इट्स बेसिकली एक हाथ से ताली नहीं बजती है। राइट।
तो दोनों की गलती उतनी ही है। समाज से ही हम निकल के पुलिस वाले आते हैं और हमको लौट के समाज में ही जाना है। अगर हमको अलग हटाते तो आप ही हटाते हैं, हमको दूर रखते हैं तो आप ही लोग रखते हैं। और सो दूर से क्योंकि मुझे फायदा होता है तो मैं दूरी और बढ़ाता चला जाता हूँ। आप मेरे रिश्तेदार निकल जाएं तो आपका काम करते वक्त मैं पैसा थोड़ी लूंगा। तो जितना दूर रहेंगे आप मेरे से उतना फायदा है मुझे। तो दूरी बढ़ाने से आप दूर मुझे रखते हैं और मुझे दूरी से फायदा मिलता है, मैं दूर रहना चाहता हूँ। सिंपल फंडा। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो और फॉरेन कंट्रीज़ में वहाँ पे जो लोकल पीपल हैं वो पुलिस पे जाने के लिए घबराते नहीं है। हमारे पास यहाँ पे तो अरे यार पुलिस का चक्कर पड़ेगा, छोड़ पड़े, वो सीन होता है। और ये इवन हमें भी लगता है कभी कभी कि भी यार पुलिस का चक्कर पड़ेगा, फालतू में चिक चिक करनी पड़ेगी, वहाँ पे पता नहीं इसको देना है उसको देना है हमेशा। तो ये सब चीज़ें चली रहती हैं माइंड में। और ये इट इज़ ऑल अबाउट कि स्टेट वाइज भी डिफरेंस है पुलिस के काम करने में। बिल्कुल। मध्य प्रदेश दैट वे इज़ अ वेरी सॉफ्ट स्टेट। ओके। पुलिस का एक्सेस बहुत ज़्यादा है। किसी एसएसपी के पास में अगर आपको जाना हो तो सीधा आप उसके कमरे में घुस जाते हैं। इज इट? मैं तो दरबार लगा रहता था। लोग डेली बेसिस पे कम से कम 50-100 लोग तो वैसे ही आते थे। इसलिए तो नहीं कि लोगों का एक आपके ओले के सॉफ्ट कॉर्नर है कि यार ये बंदा थोड़ा नहीं, वैसे भी मध्य प्रदेश में थोड़ा इजी है। ओके। थोड़ा इजी है। मैं देखता हूँ कि सबसे और अधिकारी लोग, इवन डीजीपी, हमारे डीजीपी जो आज हैं वो रोज़ 12 से 1 के बीच में मैं देखता हूँ कि उनके ऑफिस के बाहर लाइन लगाता है, मतलब लगती है। वेरी सरप्राइजिंग। एंड देयर इज अ लाइन एंड ही मीट्स एवरीवन हु इज देयर ऑन डेली बेसिस। मध्य प्रदेश में आपका जन संवाद करके एक दिन होता है जिसमें कि सारे के सारे डिपार्टमेंट्स बैठते हैं लोगों को सुनने के लिए, इंक्लूडिंग पुलिस। अमेजिंग। एक्सेस बहुत है मध्य प्रदेश में, एक्सेस बहुत है पुलिस। यू कैन रीच पुलिस वेरी इजीली। डिफरेंट स्टेट्स में तो मैं पुलिस वाला होकर मुझे कितनी बार पहुंचने में थाने में दिक्कत हो जाती है। दैट्स देयर। बट आई ऑलवेज से दैट लाइक यू कैन नॉट ब्लेम ओनली पुलिस फॉर दैट। ओके। आपको वैसा ही व्यक्ति और राजा मिलेगा जैसे कि आप चाहते हैं। ऑब्वियस है। तो उसका रूट्स आप ही में से है। द शूट्स आर द वे द रूट्स वांट्स। सर ट्रैफिकिंग को लेके कोई एनी केस जिसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहेंगे थोड़ा सा, ताकि व्यूअर्स को समझ सके कि यार ये बड़ा क्रिटिकल रहा होगा सिचुएशन, ऐसा कुछ जो आप। वही मैं बोला कि इतने ट्रैफिकिंग की किस डायमेंशन की बात अपन कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। पूछेंगे मुझे तो उस डायमेंशन पे ट्रैफिकिंग की बात करेंगे, उसमें भी किस तरीके की बात करने, जैसे फोटोग्राफी की बात करें तो वो अलग दिशा है। हम कह सकते हैं कि जैसे बच्चों को किडनैप किया है उस चीज़ के बारे में बात कर सकते हैं लोग। देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अभी ट्रैफिकिंग जैसे मैं बता रहा था आपको कि नंबर्स आर इंक्रीजिंग एंड वुड इंक्रीज। सेंसिटिविटी जितना हम लाएंगे, अवेयरनेस जितना लाएंगे, उतना आसान हो जाएगा अपने को डील करने में। और दूसरा जो एक ये जो नया कल्चर आया हुआ विच इज़ बेसिकली अ वेस्टर्न कल्चर विच इज़ ड्राइंग अवे फ्रॉम आवर ओन एथनिक कल्चर, जो हमारा कल्चर होता है वो ये कि एक दूसरे को सपोर्ट देना और परिचय करना। पड़ोस में कौन रहता है हमको पता ही नहीं लगता आजकल। कहाँ पुराने ज़माने में जो है खाना बनता था तो लगता था कि यार पड़ोस के यहाँ दे के आ जाओ। कहाँ होता है वो, अब खत्म हो गई कहानी। खत्म है। तो अब जब ये खत्म हो जाता है तो दूसरे का बच्चा जब निकल रहा होता है पूछते नहीं हो कि बेटा कहाँ जा रहे हो तुम। कोई किसी के साथ जा रहे हो तो ये नहीं पूछेंगे कि अच्छा तुम पापा को पता है कि तुम उसके साथ जा रहे हो। आई रिमेंबर दैट वी यूज्ड टू डू दैट। या और हमारे नहीं तो हमारे पिताजी के टाइम पे मैंने देखा है कि जब हम लोग किसी के साथ जा रहे हो तो पड़ोसी अंकल ने पूछ लिया, अच्छा कहाँ जा रहे हो, घर पे पता है ना कि तुम जा रहे हो वहाँ पर। आज किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन कहाँ जा रहा है। तो ये जो आपका किसी और का बच्चा अगर कहीं जा रहा है तो कल के दिन में आपका बच्चा भी गायब हो सकता है। उसी का फायदा उठाते हैं ये लोग। तो इनडिफरेंस जो है हमारे में, एक अपने आप में जो एक दूसरे के प्रति जो मतलब कनेक्ट जो खत्म होता चला जा रहा है, दैट इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय पीपल, traffickers in particular. So I would say that start living the old life that you had. It doesn't matter. Saying hello and passing a smile with your neighbor, that will add value in your life and मुस्कुराहट ही जिंदगी में लाएगी, उससे कोई खत्म नहीं होगा मुस्कुराहट आपका। पता नहीं क्यों हमने बंद कर दिया। As any other thing we people can introduce in our life to make our life easy, और ये रिस्क थोड़ा कम कर सकते हैं जहाँ पे हमारे बच्चे सेफ हों। ये वही है कि जाएं तो पूछना पता करना जरूर है। You should know, you should keep tabs on where they are going, what they are doing. Social media is very dangerous now, and particularly the digital space is very dangerous. अब जो ट्रैफिकिंग हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं फेसलेस ट्रैफिकिंग। फेसलेस ट्रैफिकिंग में तो ट्रैफिकर सामने आया ही नहीं। कितने केसेस हो चुके हैं जिसमें कि सामने ही नहीं आया है।
सिर्फ एक मैसेज में आता है वहाँ के भी अच्छा ठीक है तुम ये हो, अच्छा तुमको फिल्म स्टार बनना है, तुम यहाँ पहुँच जाओ, ये तुम्हारे लिए टिकट है। केस है एक बढ़िया सा यूपी का केस था कि जिसमें एक लड़की को कुछ करना था, बड़ी दुखी, उसने अपना वल्नरेबिलिटी एक्सपोज किया, उसको एक मैसेज आया वही आपके सोशल मीडिया से कि अच्छा ठीक है तुम ट्रेन पकड़ लो और आ जाओ यहाँ पे दिल्ली में तुम्हारे लिए जगह हमने नौकरी ढूंढ के रखी हुई है। नो वन, नो कॉल्स, नथिंग। उसी पैसे टिकट भी चला गया ऑनलाइन, उठा लिया, वो स्टेशन पहुंची, बताया कि ये गाड़ी है, इस गाड़ी का ये नंबर है, आप बैठ जाओ। आके वो ट्रेन से उतरी, पहाड़गंज में बोला कि ये पहाड़गंज के होटल में आपका रूम बुकड है, चले जाइए। पहुंच गए, पहुंचने के बाद अगले दिन बोले कि आपका इंटरव्यू यहाँ पर है, गाड़ी पहुंची हुई है, इस गाड़ी में बैठ के आ जाइए। और जहाँ वो पहुंची वो दैट वाज ब्रॉथल। नो वन एवर शोड द फेस एंड नीदर अ वॉइस वाज देयर, नथिंग, फेसलेस टोटल। तो इस लेवल तक में ट्रैफिकिंग हो गया आजकल। तो आप अपने आप को अगर नहीं ध्यान रखेंगे किससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे पे अगर ध्यान नहीं रखेंगे आप लोग, तो इस केस में तो फिर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए तो हमें स्कूल लेवल से स्टार्ट करना चाहिए ना, एवरीवेयर। कि हर बच्चे को छोटे होते इन्फॉर्मेशन हो कि यार ये चीज़ें हो रही हैं। अगर आपके पास स्कूल में, घर में, एवरीवेयर देयर शुड बी समथिंग, पीयर ग्रुप में। So if I ask you कि any movie which is very much close to these kind of rackets or organized crime, which is very much close to these things. आई डोंट नो, एक जो बड़ा इंटरेस्टिंग था जिसमें हम लोग हरदम बोलते हैं कि भाई इकोनॉमिक कारण होता है करके, बड़ा अखबार आप पढ़ेंगे अगर रिसर्च में बोलता है कि पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज फॉर ट्रैफिकिंग। इट इज़ नॉट देयर। ये प्रूव करने के लिए मैं हरदम टेकन जो फिल्म है उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। उसमें मैं कहता हूँ कि टेकन में देखो कि वो लड़की तो यूएसए से आई थी, अल्बेनियंस ने उसको ट्रैफिक कर लिया। तो दैट गर्ल वाज वेल लाइक फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली हु इज ट्रैवलिंग फ्रॉम यूएसए टू यूरोप एंड बीइंग ट्रैफिक। राइट। तो कुछ भी कहीं भी होता है तो इसके लिए आपको गरीब होने की ज़रूरत नहीं होती है। इट इज़ सिंपल कि उस समय उस सिचुएशन में अगर आप वल्नरेबल हो गए और वो वल्नरेबिलिटी की जानकारी ट्रैफिकर को मिल गया तो वो आपको आपकी जो कमजोरी है उसको यूज़ करेंगे, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। बस। तो वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज मत करें, सबसे बड़ा है। बहुत सिचुएशंस में बहुत टाइम पे वल्नरेबल हो सकते हैं, बट कभी भी उसको एक्सपोज मत करिए। और पहला एक्सपोजर जो होता है वो होता है कि बताने में, लोगों को आप बताते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या 1-to-1, मत बताइए, मत शेयर करिए। शेयर उन्हीं के साथ करिए जो आपके घर वाले हैं, जो आपको समझ सकते हैं। राइट। सो एनी स्पेसिफिक मैसेज यू वांट टू गिव टू आवर व्यूअर्स so that they can feel safe, or at least they can initiate these steps in their life so that they can make their family more safe, secure. एक तो सिंपल मेरा ये कहना है कि ट्रैफिकिंग के डायमेंशंस बहुत हैं, इसलिए आप भूल जाइए कि अगर लड़की को लड़का अगर कोई अप्रोच कर रहा है या लड़के को लड़की अप्रोच कर रही है तो ही वो ट्रैफिकिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत चीज़ों के लिए ट्रैफिकिंग होती है, कुड बी फॉर एनीथिंग। सो एनी काइंड ऑफ allurement that you get, उससे अब बच के रहिए। मैं कहता हूँ ना कि भाई साइबर फ्रॉड होता है तो साइबर फ्रॉड 2 ही कारण से होता है, या तो फियर फैक्टर होता है या लालच का फैक्टर होता है। राइट। तो फियर भी, अगर कोई सिचुएशन में आप फंस गए, ब्लैकमेल कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, शेयर इट टाइमली विद समबडी, एग्जैक्टली, डोंट गेट एक्सप्लॉइटेड। सेकंड, अगर कोई आपको लालच दे रहा है, देयर इज सम allurement, immediately talk to someone and say that this is what I am getting, should I or shouldn't I? People should know. So start sharing, don't live in silo. आप protected तभी हैं जब आपके अलावा भी लोगों को पता है कि आप कर क्या रहे हैं। मगर वो लोग जो खुद के लोग हों, बाहरी लोग नहीं, जो उस सिचुएशन का एक्सप्लॉइट करें। That is the only way that you can protect yourself and your own dear and dear ones. वीरेंद्र सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमने बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ को आज डिस्कस किया है। मे बी इन फ्यूचर वी विल टॉक अबाउट मोर ऑफ योर रिसर्च एरियाज एंड मोर डिटेल्ड अबाउट दिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड अदर इश्यूज़। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। Thank you so much. Thank you. Wonderful.